प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए लेकर के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर वीडियो पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हम आजकल आपसे नीति निर्देशक सिद्धांतों पर पुराने वीडियोज में चर्चा कर रहे हैं। आज हम अनुच्छेद 44 पर परिचर्चा करें। उसके पूर्व हम विगत दिनों में नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या आपको बताया, एक दृष्टि आपको देते हैं, एक रिवीजन आपको देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। हमने आपसे अब तक जो चर्चा किया, अनुच्छेद 36 की चर्चा किया जो राज्य क्या है इसके बारे में बताता है। हमने अनुच्छेद 37 की चर्चा किया जो ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय प्रवर्तन नहीं कर सकता, न्यायालय लागू नहीं कर सकता, उसको राज्य लागू करेगा। हमने अनुच्छेद 38 की चर्चा किया जो लोक कल्याण के वृद्धि की बात करता है और आर्थिक असमानता को कम करने की परिचर्चा करता है। हमने आपसे अनुच्छेद 39 की चर्चा किया जिसमें कई सब आर्टिकल दिए गए हैं और कहा गया कि राज्य इन नीतियों का अनुसरण करेगा। जैसे 39 का कहता है कि पर्याप्त आजीविका का साधन स्त्री और पुरुष को समान रूप से मिलना चाहिए। 39 कहता है कि जो भौतिक संसाधन हैं उनका जो मालिकाना हक है, उनका जो वितरण का तरीका वो ऐसा होना चाहिए कि जनता के हित में हो। 39 कहता है कि आर्थिक मॉडल राज्य ऐसा बनाए कि धन का जो केंद्रीकरण है वो जनता के लिए अहितकारी ना हो। 39 जो सभी नागरिकों को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष समान काम करने के लिए समान वेतन देने की बात करता है। 39 जो पुरुष और महिला श्रमिकों की सुरक्षा की बात करता है। 39 स्त्री नहीं 39 में है बालकों के सुकोमल आयु और उनके स्वास्थ्य को शोषण से बचाने की बात करता है। इसके बाद आता 39A जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। उसके बाद आता है 39 ये के बाद आता है फिर 40 जो ग्राम पंचायतों के स्वायत्त गठन की बात करता है। फिर आता है 41 जो कहता है कि बेरोजगारी की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, विकलांगता की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में लोगों को सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। फिर आता है अनुच्छेद 42 जो कहता है कि काम करने की जो परिस्थितियां हैं वो निष्पक्ष होनी चाहिए और मातृत्व अवकाश लोगों को मिलना चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 43 जो लेबर के, श्रमिकों के जीवन निर्वाह और वेतन आदि की परिचर्चा करता है और कुटीर उद्योग की परिचर्चा करता है। फिर आता है 43A जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी की चर्चा करता है। फिर आता है 43B जो सहकारी समितियों के स्वायत्त या स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, पेशेवर प्रबंधन, लोकतांत्रिक नियंत्रण की व्यवस्था करने की बात कहता है। इस प्रकार से हमने आपके सामने अनुच्छेद 36 से लेकर 43 तक की परिचर्चा किया। हम आपसे परिचर्चा करेंगे किसके? अनुच्छेद 44 की। देखा अनुच्छेद 44 मूल बात यह है, 44 कहा था कि समान नागरिक संहिता बने। कहा बने? समान नागरिक संहिता। क्या कहा था? अनुच्छेद 44 कहा था। तो तोरे मने में होत होगी समान नागरिक संहिता का हुआ, यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए का बन जाए, एक कानून बन जाए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो।
यानी यह कानून बन जाए जोने से उनका व्यक्तिगत मामला तय होत हो। व्यक्तिगत मामला में का बा तो हाँ जैसे बियाह, ये बियाह का बा व्यक्तिगत मसला है, तू करा चाहे ना करा, लेकिन मसला क्या तो ब्याह करे तरीका का हुआ जो ने धर्म समुदाय था जो जैसे है। तलाक, गोद, उत्तराधिकार, विरासत, ये सब जो बात यह है, ये सारी बात लिए एक सामान्य कानून बन जाए और वहीं से देश में सारे नागरिकन का किन जाए, विनियमित किन जाए, रेगुलेट किन जाए, नियंत्रित किन जाए। जय जात जय धर्म तय कानून नाही, जात यो धर्म चाहे जैसी हो और कानून बने एक। जैसे आजकल का बा हिंदू के लिए हिंदू विधि अलग, मुसलमान के लिए इस्लामी या मोहम्मदन विधि अलग, तो ये ना ये अनुच्छेद 44 की भावना है। आवा हम देखी कैसे अनुच्छेद 44 बात होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। किसके लिए? नागरिकों के लिए बनाने की बात कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 44। व्यक्तियों के लिए नहीं कहता, नागरिकों के लिए कहता है। क्या कहता है? राज्य, मूल पाठ संविधान का पढ़ते हैं कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में, यानी पूरे देश के लिए, राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा प्रयास? राज्य करेगा भैया। कौन करेगा? राज्य करेगा। क्या प्रयास करेगा? सुनिश्चित लागू करने का, व्यवस्था करने, क्या लागू करने का? समान नागरिक संहिता। राज्य क्या करेगा? पूरे देश में क्या करेगा? समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। यानी पूरे देश में कहूं एक क्षेत्र में ना लागू करेगा, पूरे देश में लागू करेगा है, पूरे देश में व्यवस्था करेगा। क्या? समान नागरिक संहिता। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता है कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले हैं। कैसे मामले? व्यक्तिगत मामले, जैसे विवाह, विरासत, गोद, उत्तराधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति, ये सब क्या हो, इनके लिए एक समान कानून बने। और वो कानून ना तो धर्म की तरफ देखे, ना वो कानून लिंग की तरफ देखे, ना वो कानून समुदाय की तरफ देखे। तो जब धर्म, लिंग और समुदाय को ध्यान में रखे बिना सभी के लिए एक समान कानून जो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले हैं उनके संदर्भ में बनाए जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? समान नागरिक संहिता। इसके अंतर्गत हम किसको किसको ले सकते हैं? विवाह को ले सकते हैं, तलाक को ले सकते हैं, हम इसमें गोद को ले सकते हैं, हम इसमें विरासत को ले सकते हैं, हम इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए, यदि ये बनता है समान नागरिक संहिता से फायदा क्या होगा? जो समाज में कमजोर समूह है, जो वीकर सेक्शन है, उसके खिलाफ जो भेदभाव है, वीकर सेक्शन के खिलाफ जो भेदभाव है, कमजोर मने कमजोर समाज में क्या है? महिला कमजोर है, इनके खिलाफ जो भेदभाव है, जब मन कहा रखा, जब मन कहा तलाक, ये तो उस क्या होगा? ये समान नागरिक संहिता उस भेदभाव को रोकेगा। दूसरा, जो आदमी, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख, ये जो सांस्कृतिक विविधता है या सांस्कृतिक पहचान अलग अलग है, विविधता है या सांस्कृतिक पहचान अलग अलग है, वो क्या करेगा? ये एक समझो समान नागरिक संहिता बनेगी, वो क्या करेगा? वो ये विविध सांस्कृतिक पहचानों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करेगा। हम मुसलमान जरूर हैं,
हम हिंदू जरूर है, लेकिन हमरे किए तलाक के तरीका दोनों जने किए क्या है। हम दोनों जने अलग अलग है, हम हिंदू है ईसाई हैं, लेकिन हमरे उनके किए गोद ले तरीका एक हो जाए तो क्या होगा, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। किससे? समान नागरिक संहिता से। जब ये समान नागरिक संहिता मसौदा समिति में संविधान बन रहा है, मसौदा समिति में आया तो इस पर बहस चल रही थी। बहस में मुसलमान सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त किया। किसने? मुसलमान सदस्यों ने अनुच्छेद 44 पे बहस के समय आपत्ति व्यक्त कहा कि इससे तो एक बड़ी समस्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। यदि आप आर्टिकल 48 समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी असमंजस पैदा हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है और मुस्लिम समुदाय के भीतर असमंजस पैदा हो सकता है। और इनका कहना था, मुस्लिम सदस्यों का कहना था कि भैया समुदाय की सहमति के बगैर, बिना सहमति के आप व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप न करिए, यह बहुत गलत बात है। कौन कह रहा था? मुसलमान सदस्य कह रहे थे 3 बातें कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, क्योंकि हमारा धर्म विवाह करने का अलग तरीका होता था, हमारा धर्म, सबके धर्म अपने अलग अलग तलाक के तरीके बताते हैं, गोद लेने के तरीके बताते हैं सब। लेकिन आप जब एक कानून बना देंगे तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन होगा और लोगों के बीच एक असमंजस पैदा हो जाएगा, एक संदेह पैदा हो जाएगा। ये बातें आई। लेकिन जो बचाव पक्ष था, जैसे कि मुंशी थे, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अंबेडकर थे, ये लोग चाहते थे कि क्या हो जाए भाई, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए यूसीसी। तो कहा कि भाई इसमें यदि आप लागू हो जाता है तो इससे देश की एकता बढ़ेगी और धर्मनिरपेक्षता भी बढ़ेगी। अर्थात बचाव पक्ष ने कहा संविधान सभा में कि देश की एकता और पंथ निरपेक्षता के लिए, देश की एकता और पंथ निरपेक्षता के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है क्या? कि समान नागरिक संहिता लागू हो। दूसरा कहा, इससे केवल एक समुदाय प्रभावित नहीं होता है, इससे केवल एक समुदाय प्रभावित नहीं होता, इससे तो सारे समुदाय प्रभावित होते हैं। तो यह कहना कि नहीं असमंजस की स्थिति होगी, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, यह भी ठीक नहीं है। और कहा कि यदि कॉमन सिविल कोड लागू हो जाता है तो जो महिला सुरक्षा और महिला अधिकार हैं ये ज्यादा सुरक्षित होंगे, उनको ज्यादा अधिकारों को प्राप्त करने में गारंटी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच बहस का अंत इसके साथ हुआ संविधान सभा में। कहा गया कि पहले तो आप देखिए समान नागरिक संहिता पहले से ही कहां लागू है, देश में लागू है। ब्रिटिश हुकूमत ने लेक्स लोकी रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया था एक अनुबंध वगैरह के लिए सब एक कॉमन नियम बना दिए जाए। फिर 1872 में एक नियम आ गया, भारतीय अनुबंध अधिनियम, जो किसी भी धर्म और जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबको उसी अनुबंध अधिनियम के तहत गवर्न किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था। तो कहा गया कि पहले से ही भारत में तो कॉमन सिविल कोड चल रहा है, ऐसे में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जो नया कॉमन सिविल कोड आ रहा है इसमें हम केवल 2 ही चीज तो ले रहे हैं, विवाह और उत्तराधिकार को शामिल कर रहे हैं, और चीजें तो पुराने तरीके से चल ही रही हैं। लेकिन अंत में इतना हुआ कि ये समान नागरिक संहिता तभी लागू होगी जब अनुच्छेद 44 के संदर्भ में समुदायों की सहमति बन जाएगी। किसकी सहमति बन जाएगी? समुदायों की सहमति बन जाएगी, तभी इसको लागू किया जाएगा। तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो ये जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता के पीछे
कुछ तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने चाहिए। तो क्या तर्क दिया जाता है कि जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यहां तो हर नागरिक के लिए, हर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून बने हुए, तो विधि की समता कहां है? इसलिए यदि समान नागरिक संहिता लागू की जाती है भारत में, तो अनुच्छेद 14 अर्थात विधि का शासन लागू होगा, जिसे आप रूल ऑफ द लॉ कहते हैं। दूसरी बात, ये अनुच्छेद समान नागरिक संहिता लागू किया तो महिलाओं के हित में है, क्योंकि जो पुराने कानून बने वे कानून तो पितृसत्ता के संदर्भ में थे, पुरुषों ने बनाए, अपने हक में ज्यादा अधिकार रख लिए, महिलाओं के हक में कम बातें किया। अभी तो जनते हैं कि महिला बेचारी कमजोर रही, तो जे कमजोर है और जे मजबूत है, मजबूत क्या करते हैं, ज्यादा हिस्सा खींच के ले लेते, और जे कमजोर है वो का छोड़ के देते। परिणाम का है कि पुरुष महिला दबाए दे। तो जोन कानून बना उसमें जोन अधिकार मिला वो पुरुष का खाता में ज्यादा चलेगा और महिला खाता में कम आए। तो कहने का मतलब है कि महिला के हित की अनदेखी हुई, कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए। ये समान नागरिक संहिता लागू होती है तो महिलाओं को भी समान हक मिलेगा और समुदायों के मध्य भी एक सामंजस्य स्थापित होगा। अब ऐसा है कि मुसलमान के यहाँ दूसरा रीति चल रहा है, हिंदू के यहाँ दूसरा है, गोद लेने का नियम, प्रॉपर्टी देने का नियम, विरासत का नियम, ब्याह का नियम, तलाक का नियम, सब अलग अलग है। जब सबके एक सा हो जाए तो उनके बीच जो है पारस्परिक सद्भाव और पैदा होगा, राष्ट्रीय एकता और बढ़ेगी और ये कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा। अभी तो इस्लामिक कानून के हिसाब से इस्लाम वाले ने सुना जाए मोहम्मदन लॉ चाहिए, हिंदू को हिंदू मैरिज लॉ एक्ट चाहिए, तो 20 प्रकार के कानून ऐसी सुनवाई में बड़ी झंझट आती है। इस झंझट से बचने के लिए क्या है कि ये समान नागरिक संहिता बना दी जाए तो समस्या कम हो जाएगी और साझा राष्ट्रीय पहचान एक स्थापित होगी कि हम सब भारतीय हैं। और भारत के लिए एक और बात है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है उसका भी मानना है कि क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसलिए इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता मिलना चाहिए। इसके सामने कुछ चुनौती है समान नागरिक संहिता लागू करने में। सांस्कृतिक और भारत की जो धार्मिक विविधता है इसमें जब तक सहमति नहीं आएगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, और यदि आगे बढ़े आप तो सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। क्या पैदा हो सकता है? सामाजिक तनाव, और लोगों की आशंका बनी हुई है कि इससे जो फंडामेंटल राइट में धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है वो प्रभावित हो सकती है। कुछ ऐसी बातें लोग सोचते हैं। और आपको बताएं कि गोवा पहला राज्य है जिसने गोवा सिविल कोड बना करके राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सराहा भी है। अब हम आपको थोड़ा समान नागरिक संहिता से संबंधित 2-3 केस की चर्चा करते हैं। पहला केस है शाहबानो का केस। किसका केस है? शाहबानो का केस। शाहबानो जो है मध्य प्रदेश की है। कहां की है? मध्य प्रदेश के इंदौर की है। 62 साल की महिला है शाहबानो और मोहम्मद अहमद खान इनके हस्बैंड। इनको जो है 1978 में शादी के 43-40 से ज्यादा वर्ष के बाद तलाक दे देते हैं। तो शाहबानो उस वृद्धावस्था में अब गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि साहब धारा 125 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत आप जो है हमको गुजारा भत्ता दिलाइए। सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि पत्नी को
माता और पिता को और बच्चों का भरण पोषण का दायित्व किसका है? पति का है या पुत्र का है या पिता का है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ट्रायल में पाया कि धारा 125 सीआरपीसी, जो अब बीएनएस में बदल गया होगा, भारतीय न्याय संहिता में बदल गया है धारा संख्या, हमको आइडिया नहीं है, आप देख लेंगे। और कहा कि सीआरपीसी की जो धारा 125 है ये जायज है, सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, ये किसी के भी ऊपर लागू की जा सकती है। इसलिए पति साहबानों के जो हैं वो साहब इनको क्या करें? इनको गुजारा भत्ता दें। मुस्लिम महिला पे ये लागू हो रहा है और पति इद्दत अवधि के बाद भी क्या दें? गुजारा भत्ता दें। परिणाम क्या हुआ? देश में हो हल्ला हुआ, मुस्लिम संगठनों, समाज के लंबरदारों ने विरोध किया, तो भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, उसकी प्रभावशीलता को कम करने के लिए एक एक्ट 1986 में पारित किया। कहा, उस एक्ट का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। क्या पारित किया? मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया और धारा 125 सीआरपीसी की जो थी उसको सीमित कर दिया। कहा कि मुस्लिम या इस्लाम में जो है गुजारा भत्ता देने का जो पति का राइट है, जो दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, ये केवल इद्दत की अवधि तक के लिए रहेगा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था मोहम्मद अहमद बनाम साहबानू केस में कि आर्टिकल 84 तो मृत पत्र बनकर रह गया है, कोई इसका उल्लेख ही नहीं करना चाह रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत में समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने के लिए बहस छिड़ गई और तत्कालीन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। और आपको हम बताएं कि इधर शाहबानों पर एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आई हुई है हक, और यह फिल्म बनाया है इमरान हाशमी और यामी गौतम हैं, इन लोगों ने मिलकर बनाया है। और इसमें शाहबानों केस की जो लीगल चीजें उसको दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन शाहबानों के केस की फैमिली जो है उसने ये दावा किया है कि ये जो फिल्म आया गया है ये शाहबानों की निजता पे, हमारे परिवार की निजता पर, राइट टू प्राइवेसी पर हमला है, उसका उल्लंघन है और हमसे अनुमति नहीं लिया है, कोर्ट में मामला है। दूसरा केस आता है सरला मुदगल का केस 1995। किसका केस? सरला मुदगल का केस 1995। सरला मुदगल केस में प्रश्न ये आया, समस्या ये आ रही थी कि सरला मुदगल के हस्बैंड हिंदू थे, सरला मुदगल भी हिंदू थी, और उनके हस्बैंड ने क्या किया? दूसरी शादी करने के लिए हिंदू धर्म से अपना क्या कर लिया? बदलाव कर लिया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। सरला मुदगल सुप्रीम कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर के सरला मुदगल ने पूछा कि क्या दूसरी शादी करने के इरादे से धर्म का परिवर्तन करना जायज है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन जायज नहीं है, और धर्म परिवर्तन के बाद भी यदि कोई दूसरी शादी करता है तब तक उसकी दूसरी शादी अवैध रहेगी जब तक पहली शादी से उसका संबंध विच्छेद नहीं हो जाता है। ये किस केस में कहा? सरला मुदगल केस 1995 में। तो आप एक बात जानते रहिए,
जो साहबानों का केस है ये भरण और पोषण के मुकदमे से संबंधित है, और सरला मुदगल का केस जो है 2 विवाह करने में लिखा था तलाक तलाक तलाक। और ये सुप्रीम कोर्ट 2016 में गई और इन्होंने चैलेंज किया कि ये जो 3 तलाक है, जो हलाला है और जो बहुविवाह है, जो इस्लाम में 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह है, इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 में वर्णित फंडामेंटल राइट में व्यवहारित मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 22 नवंबर 2017 को इस पर फैसला सुनाया और कहा कि 3 तलाक इस्लाम का कोई अभिन्न अंग नहीं है। ये जो प्रथा है 3 तलाक की, ये इस्लाम का मूल अंग नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक घोषित किया जाता है। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह निकला कि भारत की सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया। क्या बनाया? भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया और इस अधिनियम को अगस्त 2020 में क्रियान्वित कर दिया। और इसमें कहा गया कि ये जो तत्काल तलाक है ये अपराध है। तलाक ए बिद्दत क्या है? अपराध। यह कानून बनाता है। तो साहबानो केस जो है 1986, इसके तहत इसके केस के निर्णय के बाद सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया और सायरा बानो केस के बाद सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया। और इसके बाद एक केस की और चर्चा करते हैं, लिली थॉमस केस 2013। लिली थॉमस केस 2013। लिली थॉमस केस में याची ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप क्या करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए। तो कोर्ट ने कहा भैया हम न कर पाएंगे, हम केवल क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 44 के सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं, हम इसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लागू करना हमारे न्याय क्षेत्र में, मेरे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपसे चर्चा किया कि समान नागरिक संहिता क्या है, हमने आपसे चर्चा किया कि इसके नीति निदेशक तत्व के प्राविधान क्या है, और हमने शायरा बानो की चर्चा किया, सरला मुदगल की चर्चा किया, लिली थॉमस की चर्चा किया, और समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं और क्या क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, इस बात की भी चर्चा किया। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमको यूं ही देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपके लिए नया नया वीडियो लेके आएंगे और आप हमारी यूट्यूब लिंक लर्न विद DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।